हेलो डियर, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि भाई राजी खुशी होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम अपने कंसेप्ट को आगे जारी करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर राजी खुशी नहीं भी है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक परफेक्ट ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी होती है कि जस्ट हम उसे जीते रहें, चलते रहें, जैसे भी प्रॉब्लम आए बस उसे झेलते रहें। ठीक है, मतलब जो भी हमें मिला है, जो भी हमें मिल रहा है प्रॉब्लम, उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज़ लाइफ। तो उसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तो नेगेटिवली डील करें, अपना दिमाग इतना ख़राब कर लें कि जो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी ना कर पाएँ। या फिर दिमाग तो ख़राब होएगा ही, कोई प्रॉब्लम आती है तो, इतना ख़राब ना करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा पाएँ। यार ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लें उसको। अगर सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को तो सोल्व करें, नहीं तो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करो मेरे बताने से पहले। ए सिलेंडर ऑफ हाइट 2x इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सफियर ऑफ रेडियस 2x। ठीक है, एक सिलेंडर को एक सफियर ने घेर रखा है। सफियर बाहर है, सिलेंडर अंदर है। ओके, सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सफियर ऑफ रेडियस 2x, क्योंकि एक सफियर है, उसके अंदर अगर सिलेंडर आएगा तो कई तरह का आ सकता है ना। ऐसा भी आ सकता है। देखो, सफियर के अंदर अगर क्यूब आएगा तो एक ही तरह का आ सकता है, लार्जेस्ट क्यूब। लेकिन सिलेंडर अगर आप देखोगे तो ऐसे, मतलब क्योंकि सिलेंडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेडियस होता है, एक उसकी हाइट होती है। तो सिलेंडर कई तरह के आएंगे। तो अगर उसने क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो वो कुछ ना कुछ देगा, उसके रेडियस कुछ ना कुछ रिलेशन देगा। तो यहाँ पर उसने दिया है रिलेशन, देखते हैं उसने क्या दिया है। देखो मेरे ख्याल आपको ये फिगर जो है ये समझ में आ ही रही होगी, या फिर मैं थोड़ा सा ये वो वाला पार्ट है जो हमें दिखना चाहिए, ये वो वाला पार्ट है जो हमें नहीं दिखना चाहिए। अब पक्का समझ में आ रही होगी ये सिलेंडर कैसे इसके अंदर फंसा हुआ है, सफियर के अंदर। ठीक है जी, तो उसने क्या बताया है एग्जामिनर ने, सिलेंडर की हाइट 2x है, तो सिलेंडर की ये वाली हाइट 2x होएगी। ओके, और सफियर का रेडियस 2x है। तो सिलेंडर और सफियर, सफियर की तो एक ही चीज़ होती है गोले की, रेडियस। इसके रेडियस में और सिलेंडर की किसी चीज़ में कोई रिलेशन है क्या? देखो, सिमेट्री का कारण ये जो सेंटर है, ये एग्जैक्टली अगर मैं इसको मिलाऊंगा सिलेंडर के, इसको और इसको, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर होएगा, एग्जैक्टली बीच में होएगा। सिलेंडर के एग्जैक्टली बीच में होएगा, सिलेंडर के ऐसे भी बीच में होएगा, ऐसे भी बीच में होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो डायमीटर है अपने सफियर का, वो इस सिलेंडर के लिए ये वाली लाइन है। तो डायमीटर कितना है? अगर इसका रेडियस 2x है तो ये भी 2x है, ये भी 2x है। ठीक है जी, देखते हैं आगे उसने क्या बताया। उसने बताया सिलेंडर की जो हाइट है वो भी 2x है। तो अगर सिलेंडर की हाइट 2x है, ये पूरा 2x है, तो अगर टॉप वाला ये जो सर्कल है उसका ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होएगा? ये होएगा x, क्योंकि ये पूरा 2x है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सिलेंडर की हाइट अपने पास ऑलरेडी है, सिलेंडर का रेडियस हम इजीली निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। एक्स को तो मैं भूल जाता हूँ। एक तो नंबर 1 आपके मन में ये आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल और 90 के सामने 2 है, किसी और साइड का डबल है, यानी कि ये 30 है, 30 के सामने वाले का डबल होता है 60 होता है, √3x होगा। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगा के √3x आ जाएगा, या 30 60 90 की ट्रायंगल से आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या होएगा सिलेंडर का? तो 2πr(h), तो 2πr रेडियस इज √3x, इनटू में h, हाइट कितनी है 2x, 2πr(h). स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²,
तो 4 पाई, रेडियस कितना है इसका 2x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। 2 बारी 2 से एक 4 गया, 2 बारी x से एक x स्क्वायर गया, तो √3:4 रेशियो है क्या कहीं पे? ठीक है भाई, इजी है। आगे बढ़ जाऊं, देखो ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर, एग्जैक्टली सेम कहानी है। द रेडियस ऑफ सफियर इज 5/6 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन है। यहाँ पर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि जब एक सफियर के अंदर एक सिलेंडर डाला जाता है तो ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे रटने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी उसको समझ रहे हैं ना, वो एनफ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है मतलब। ठीक है जी, तो उसने हमें ये बताया है रेडियस ऑफ द सफियर इज 5/6 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सफियर का जो रेडियस है, तो हमें इतना पता है कि ये सफियर का रेडियस है। ओके जी, ये 5/6 गुणा है सिलेंडर की हाइट का, यानी कि सिलेंडर की हाइट ये होगी ना, सिलेंडर की हाइट ऊपर वाले सर्कल के सेंटर से लेकर नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक। अगर सिलेंडर की हाइट 6 है तो सफियर का रेडियस 5 है, तो सिलेंडर की हाइट मैंने 6 मान ली, तो यानी कि ये 3 होएगा, ये 3 होएगा, ये एग्जैक्टली बीच में होएगा। तो सिलेंडर की हाइट 6 है तो सफियर का रेडियस 5 है, तो ये लो भाई 5 है। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब वो रेशियो पूछ सकता है क्योंकि उसने हमें रेशियो ही दिया है, रियल वैल्यू नहीं दिया, तो जिसका भी रेशियो पूछेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज πr²h, पाई रेडियस का स्क्वायर 16 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ द सफियर 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका रेडियस है भाई साहब 5, तो 5 का क्यूब 125 रहे। फिर पाई से पाई गया, 4 से चला जाएगा 4 पर, यही आएगा 6 चौके 24 थे, 72/125, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे प्रैक्टिस के लिए? 2 तो हमने कर लिए। ये लो HW ICAR का एग्जाम जो SSC द्वारा कंडक्टेड है उसी में पूछा गया था। इसका आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। उससे पहले ट्राई कर लिया करो जब भी मैं उत्तर बताऊं उससे पहले। आगे बढ़ते हैं भाई। एक और HW, ये क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम ए वुडन क्यूब। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लो इसका, मैं HW के बजाय मैं आपको करवा ही दूंगा, HW रहने देते हैं, करवा देता हूँ। ये बोल रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम ए वुडन क्यूब, क्यूब में से सिलेंडर काटा गया है, तो कैसे काटेंगे? अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपको ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में 3D में, और जहां पर आपको ज़रूरत फील हो वहां पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ, वहां पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक क्यूब में से एक सिलेंडर को काटेंगे मैक्सिमम साइज का, काटने को तो आप इसमें से एक ऐसा सिलेंडर भी काट सकते हैं जो इतना बड़ा है, बस बीच में से एक पतली सी पाइप ऐसे सिलेंडर सा काट लिया, यहाँ पे एक छेद कर दिया, बट ये मैक्सिमम बड़ा नहीं है ना, इससे और बड़ा सिलेंडर काटा जा सकता है ना। तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर का बेस है सर्कुलर, तो जिसका बेस जो है, और क्यूब का बेस क्या है? क्यूब का बेस है मेरे भाई स्क्वायर, तो बड़े से बड़ा ऐसे सर्कल जो इसमें से निकाला जा सकता है जब वो वाला बेस होएगा, बड़े से बड़ा सर्कल जो इसमें से निकाला जा सकता है, ये बड़े से बड़ा सिलेंडर आप निकाल पाओगे।
ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल आप खुद भी ऐसे इमेजिन कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये देखना है कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो बेस है, जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर बड़े से बड़ा जो सर्कल आ सकता है वो बेस बनेगा और हाइट रहेगी क्यूब की हाइट के बराबर। सिंपल सी बात है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अब वो कुछ भी पूछ सकता है, देखते हैं उसने क्या पूछा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेफ्ट ओवर आफ्टर कटिंग द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर काट कर निकाल दिया, तो बचा खुचा वॉल्यूम क्या है? तो बचा खुचा वॉल्यूम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली ये हमने निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई। पहला मेथड तो ये हो सकता है, सिंपल है, क्यूब का वॉल्यूम निकालो, माइनस में आप सिलेंडर का वॉल्यूम कर दो। जस्ट मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अगर आप इस क्यूब में से सिलेंडर को काट कर निकाल दोगे तो एक प्रिज्म टाइप की ही चीज बचेगी। प्रिज्म टाइप बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैथमेटिकली प्रिज्म नहीं होएगा, लेकिन आप इसको काट कर निकाल दोगे तो एक ऐसी शेप बनेगी जिसका सेम बेस है और सेम टॉप है। सर उसका बेस कैसा होगा? उसका बेस कुछ ऐसा दिखेगा। उसका बेस जो है कुछ ऐसा दिखेगा, सिर्फ यहां पर भरा होगा, सिर्फ यहां पर। समझ रहे हो? और एग्जैक्टली ऐसा ही टॉप होगा। तो यानी कि हम यहां पर एरिया ऑफ द बेस, एग्जैक्टली सेम बेस को रिपीट किया गया है कुछ हाइट तक। तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कितनी हाइट तक रिपीट किया गया है? जो क्यूब की एज है। और एरिया ऑफ द बेस कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द बेस निकलेगा स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। दिल करे वैसे कर लो। ठीक है, तो सेकंड वाले मेथड से कर लें। करें भाई। तो इसका रेडियस कितना है भाई? स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की, क्यूब की साइड है भाई 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 7 × 7 49, माइनस में सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? अगर रेडियस 7/2 है तो एरिया 154/4 होएगा। रेडियस 7 से हाफ है तो एरिया हाफ की बजाय हाफ का स्क्वायर 1/4 होएगा। ये हमने किया है प्लेन ज्योमेट्री में। ठीक है, गुणा में हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। हाइट क्या है? जो भी क्यूब की हाइट है 7। दैट्स इट, खत्म। कर लो, कैसे भी कर लो। कैसे हो गया फिर? 2 से काट दें, पॉइंट में आएगा, फिर 7 से गुणा। बात एक ही है यार, उसी की तरह है, बस ये 7 कॉमन ले लिया। 2 से अगर मैं इसको काट दूँ 77, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। करने को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं पॉइंट में आ गया तो पॉइंट में ही कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 38.5 है ना, 38.5। तो इसमें से 39 घटाऊंगा मैं, 10.5 आ जाएगा। एक बड़ा घटाते हैं, तो ये हो गया 10.5 गुणा में 7, तो कितना हो गया भाई? 735, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 73.5 ऑप्शन है। अच्छा रहा मैंने HW में नहीं करवाया। आगे बढ़े। कर तो आप इसे लेते ही, बट एक चीज़ मिल गई सोचने के लिए। ये बताओ, A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube। एक क्यूब में से सिलेंडर काटा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। The material left is what % of the volume nearest to an integer। जो मटेरियल बचा हुआ है वो कितने % है ओरिजिनल क्यूब का? तो एग्जैक्टली सेम काम हुआ है। क्यूब में से सिलेंडर निकाला गया है, यही काम हुआ है। ठीक है जी, तो दोबारा डायग्राम बनाना रहने देता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आप देख ही लोगे। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर उसने बोला है कि जो मटेरियल बचा है वो कितने % है। तो कई बार बच्चे सोचेंगे कि जो मटेरियल बचा है वही निकालूं, यानी कि क्यूब के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं ना।
ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि जब भी परसेंटेज हमें पता करना है तो रेशियो से काम चल जाता है, बटे में क्यूब का वॉल्यूम, इनका रेशियो निकाल लो। कि मान लो 10 में से अगर क्यूब का वॉल्यूम 10 है और इसका वॉल्यूम 7 है, तो यानी कि 3 बचा हुआ होगा, 7 हमने निकाले, फिर देख लेंगे 3 10 का कितने परसेंट है, हमें घटाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये गलती करोगे, घटाओगे नेसेसरीली, ये तो ईजिली निकाल लेंगे। हाँ जी सर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होएगा, तो ये हमें पता है कि अगर मैं क्यूब में से सिलेंडर निकालूंगा तो ये क्यूब का जो बेस है, ये बेस को देख रहे हैं हम, क्यूब का जो बेस है उसमें से बड़ा सर्कल होएगा, ये सिलेंडर का बेस होएगा। तो रेडियस कितना होएगा भाई, क्यूब की जो भी साइड है उससे हाफ। हाँ जी। तो क्यूब की साइड मैंने 2 मान ली क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है, तो ये हो गया जी 1। जी हाँ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी, जो भी क्यूब की एज है, यानी कि 2। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8। सिंपल। इसको खोलना पड़ेगा भाई पाई को। तो 1 2 यहाँ से उठाया, 1 2 यहाँ से उठाया, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 11/14। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यूब का वॉल्यूम 14 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम 11 है, यानी कि कितना जो रिमेनिंग है वो कितना होएगा, वो रिमेनिंग होएगा 3। जब हमने 14 में से 11 निकाल लिया मटेरियल, तो रिमेनिंग मटेरियल जो बचा है वो 3 है। और ये बंदे क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भैया ये जो रिमेनिंग है टोटल का कितने परसेंट है, यानी कि 3 कितने परसेंट है 14 का, तो गुणा में 100 करो और खत्म करो बात। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग इसमें भी दिमाग लगाएंगे, 3/14 को कैसे करते, 2/14 इतना होता है। अरे उसमें टाइम ज़्यादा ही लगेगा, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, हमें स्मार्ट बनना है। 300/14 कितने ईजिली हो जाएगा, 14 दूनी 28, 30 होगा, 2 बच गया, 14 एकम 14, 6/14। बस उत्तर मार्क करो और आगे निकलो। ठीक है, निकटतम इंटीजर ये 50% से कम है, 14 का 50% 7 होता है ना, 21 राउंड ऑफ होएगा 21। वैसे भी यहाँ पर 22 नजर नहीं आ रहा, 21 मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। दूसरा पता आप कैसे कर सकते हो, ये बोल रहा है कि एक क्यूब में से एक सिलेंडर निकाल लिया, तो बचा खुचा जो एरिया है, वो बचा खुचा जो वॉल्यूम है वो कितने परसेंट है टोटल का। तो हुआ क्या है, सेम बेस रिपीट हुआ है, सेम बेस रिपीट हुआ है इस शेप को बनाने के लिए। क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बेस है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है, यही सेम चीज रिपीट हुई है। अगर मैं क्यूब में से एक सिलेंडर निकाल लूं जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो बेस ऐसा होगा, टॉप भी ऐसा होगा, ये सेम चीज रिपीट हुई है उस 3D शेप को बनाने के लिए। तो जब एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है, तो इसको आप 2D वर्जन में भी कर सकते हो। 2D वर्जन में कैसे, कि एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है ना, एग्जैक्टली सेम चीज, अलग मतलब कितनी भी हाइट तक रिपीट हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं सिर्फ ये देख सकता हूं कि अगर मान लो मेरे पास ये शेप है, ये शेप जैसे चिप्स बनते हैं ना, चिप्स लेज पतले पतले, तो अगर मैं इस शेप के ऐसे चिप्स बना दूं जिसका बेस ऐसा है, तो हर एक चीज 2D में आ जाएगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं पतला पतला काट दूं ऐसे, बिल्कुल पतले पतले चिप्स की तरह, तो कैसी शेप होगी, तो ऐसी शेप होगी। तो मैं यही देख लूँ ना कि ऐसी ऐसी है ना सारी शेप, उन्हीं से ये बना है, तो मैं इस एक शेप में ही ये देख लेता हूँ कि इनका क्या रेशियो है। सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर मैं सर्कल का रेडियस मान लूँ 1, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2। तो सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया कितना है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है सर। तो मुझे इतना पता है, 2 दूनी 4, 2 11, 11/14, कि जो इसका बेस है उसमें से अगर 14 भरा हुआ है तो 3 खाली है, जो रिमेन 14 भरा हुआ है तो 11 खाली है, रिमेनिंग 3 है। तो एग्जैक्टली सेम आ गया ना ये। मैं बोल रहा हूँ सेम बेस से ही जब चीज़ बनी है, तो मैं बेस में ही देख लेता हूँ क्या मामला चल रहा है, वही चीज़ रिपीट होकर पूरी फिगर बनी है। यहाँ से भी हो सकता है। आगे बढ़ जाऊँ, आपकी सोच को स्टिमुलेट कर रहा हूँ मैं, ये करो।
ए सफियर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सफियर काट दिया गया। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर है भाई, कुछ ऐसा होएगा, इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सफियर काट दिया है इन लोगों ने, कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, इसको आप 2D में देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसी को अगर मैं 2D में देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। 2D में यानी कि बिल्कुल फ्रंट से व्यू देखोगे, जैसे ऐसे, ये इसका सेंटर होएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर होएगा। 3D में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो सफियर है इसका अगर ये रेडियस 1 यूनिट है, ये रेडियस तो बराबर है 1 यूनिट है, तो ये पूरा किसका रेडियस होएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हेमिस्फीयर का, इसके सेंटर से लेकर इसके किसी भी सरफेस तक, तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस होएगा 2। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होएगा 2। ये लो 3D में ही देख लिया हमने, 2D में देखने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सफियर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, क्या किया इन्होंने, सफियर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में से सफियर निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली सफियर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को कंपेयर करूँगा बस। जो निकाल लिया है, जो बचा वो उसे बाद में देखेंगे, घटाना वटाना नहीं है हमें बिना वजह। तो सफियर का वॉल्यूम कितना होगा भाई, इस छोटे से सफियर का वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई, इसका रेडियस है 1 का क्यूब। ठीक है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका रेडियस है 2, तो 2 का क्यूब 8। सिंपल। तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4 दूनी 8, तो ये आ गया जी 1/4। यानी कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर 4 यूनिट था तो सफियर का वॉल्यूम 1 यूनिट था। तो जो बचा खुचा मामला है वो कितना है, वो 3 है। 4 यूनिट वॉल्यूम था, उसमें से 1 यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया, तो जो बचा खुचा है ये 3 है रिमेनिंग। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सफियर का वॉल्यूम 1 यूनिट है, बचे हुए का 3 है, तो 1:3। ठीक है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। या फिर एक और काम कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो एक और तरीके से आप इसको सोच सकते थे। ये पहला तरीका हो गया। एक और तरीके से ऐसे सोच सकते थे कि अपने पास एक सफियर है, एक तो छोटे वाला मान लो स्मॉल, और एक बड़े वाला है। हेलो, हेलो, एक तो छोटे वाला मान लो और एक बड़े वाला मान लो। तो छोटे वाले का रेडियस अगर 1 है, तो बड़े वाले हेमिस्फीयर की मैं बोल रहा हूँ, हेमिस्फीयर का रेडियस 2 है। लेकिन फिलहाल के लिए हेमिस्फीयर मत मान लो कि ये भी अगर सफियर होता, बड़ा ही सफियर होता, तो छोटे सफियर और बड़े सफियर के वॉल्यूम का रेशियो है 1:2, सॉरी इनके रेडियस का रेशियो है 1:2, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो होता है 1:8। मैंने क्यूब कर दिया। लेकिन ये वाला तो सफियर है और ये वाला हेमिस्फीयर है। अगर ये सफियर होता तो इसका वॉल्यूम 8 होता, तो ये तो हेमिस्फीयर है तो इसका रियल में तो वॉल्यूम 4 ही है। तो 1:4 रेशियो जो यहाँ पर आया था, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ भाई, let the largest possible right circular cone and largest possible sphere be fitted into 2 cubes of same length। अच्छा, लार्जेस्ट पॉसिबल कौन और लार्जेस्ट पॉसिबल सफियर डाल दी इन्होंने। ठीक है भाई, इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए आपको मुझे बनाना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है।
ये अगर थोड़े से बड़े छोटे बन जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान लेना ये दोनों क्यूब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्यूब निकाला है, सॉरी एक कोन निकाला है। तो कोन अगर इसे निकाला है, कोन का बेस बड़े से बड़ा होगा, यानी कि बेस जो स्क्वायर है उसके ऊपर बड़े से बड़ा सर्कल, और कोन की जो चोंच आएगी वो बिल्कुल सेंटर में आएगी ऊपर वाले फेस के, यानी कि इसके डायगोनल्स को मिलाओगे तो उसके ऊपर ही है, एग्जैक्टली उसके ऊपर होगी, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है अपने सिलेबस में। ठीक है, और यहाँ से उसने निकाला है एक सफियर। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या पूछ रहा है वो देखें, इफ सी एंड एस डिनोट द वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ सफियर, तो इसका वॉल्यूम है भाई साहब सी और इसका वॉल्यूम है मेरे भाई सफियर का एस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, तो बताओ कैसे करेंगे, सोचो। ये भी क्यूब के अंदर है, ये भी क्यूब के अंदर है, तो क्यूब की कोई डायमेंशन मान लूं क्या मैं, है ना। तो क्यूब की जो भी साइड होएगी, क्यूब की जो भी साइड होएगी उससे आधा इस बेस वाले सर्कल का रेडियस होएगा, है, क्योंकि अगर इसके बेस को आप ध्यान से देखोगे ऐसा दिखेगा, तो क्यूब की जो भी साइड होएगी उससे आधा इसका रेडियस होएगा। तो फिर ऐसी मान लूंगा उसकी वैल्यू को मैं, जो कि लाइक आधे करने में दिक्कत ना हो, तो मैंने 2 मान ली, ये 1 हो गई। और क्यूब की जो हाइट होएगी, जो एज होएगी, वही हाइट होएगी इस भाई साहब की, तो इसकी हाइट भी आ गई। ठीक है, और क्यूब की जो भी साइड होएगी वो इसका डायमीटर होता है, ये जो सफियर है इसका, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 1। तो कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल है। हाँ बोलते रहे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके वॉल्यूम के बीच का इन्होंने रेशियो पूछा है, तो सी और एस का रेशियो रेशियो निकाल लेते हैं। कौन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में एच, हाइट है 2, इसका वॉल्यूम हो जाएगा सफियर का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 1, तो 1 का क्यूब। वैसे 1 स्क्वायर 1 क्यूब लिखने नहीं है आपको एग्जाम में, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या लिखता हूँ मैं। ये हो जाएगा भाई 1/6, नहीं नहीं 6 का, ये मैं 3 मान गए, तो 1/2, इट इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू 2c। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बताओ। ए क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर, एक सफियर के अंदर एक क्यूब डाल दिया हमने, ठीक है भाई। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब, अच्छा, एक सफियर के अंदर क्यूब है, उस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है, ऑल द वर्टिसेस, ऑल द वर्टिकल फे, ठीक है, अच्छा, विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिसेस वर्टिकल फेसिस, ठीक है। राइट सर्कुलर कॉन इज इनसाइड द सिलेंडर, देयर हाइट आर सेम, डायमीटर सिलेंडर व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम से, फिर ठीक है। तो एक शेप के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी, ऐसे डाल रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप रिलेट तो चीज़ों को कर ही लेते हो दिमाग में सोचकर, तो जस्ट ये जो बोल रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाऊंगा। ए क्यूब इज इंसर्टेड इन ए सफियर, तो मैंने एक सफियर बनाया और इसके अंदर मैंने एक क्यूब डाल दिया, यानी कि मैंने एक ऐसे डिब्बा सा डाल दिया स्क्वायर, इस क्यूब बनाने का टाइम नहीं अपने पास, है ना। ठीक है जी, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर हमने एक सिलेंडर डाल दिया ऐसे, ठीक है जी, बड़े से बड़ा, टचिंग ऑल दी वर्टिकल फेसिस, यानी कि ये सिलेंडर जो है ये यहाँ से भी टच कर रहा है, यहाँ से भी टच कर रहा है, तो सर आपने तो टच नहीं करवाया क्योंकि ये एक रंग के हैं, फिर पता नहीं लगता, तो ये लो भाई, ये लो, टच करवा देता हूँ मैं, ये लो ऐसे, ठीक है। राइट सर्कुलर कौन, एक कौन इसके अंदर डाल दिया इन्होंने, एक ऐसे कौन डाल दिया इन्होंने, ठीक है जी। देयर हाइट आर सेम, इनकी हाइट सेम है कौन की, और बेस भी सेम है, ठीक है जी। देन व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सफियर टू दैट ऑफ द कौन, तो सफियर का वॉल्यूम बटे में कौन का वॉल्यूम, ये हमने निकालना है, तो कौन बटे सफियर निकाल, ये चलो सफियर बटे कौन ही निकाल लेते हैं, सफियर बटे में कौन, ये हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे,
तो बिकॉज जब ये एक दूसरे के अंदर ऐसे फिगर होती हैं तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, किसी का डायमीटर किसी का डायगोनल बन जाएगा, किसी का कुछ बन जाएगा ऐसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब भी मैं मानना स्टार्ट करूंगा ना, मैं छोटी वाली फिगर से मानना स्टार्ट करूंगा जो अंदर है। क्यों? क्योंकि बाहर जाकर चीजें बड़ी होती रहेंगी, फ्रैक्शन में आ जाएंगी नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने क्यूब की जो एज है वो 2 मान ली, ताकि जो रेडियस है इसका वो 1 बन जाए कोन का। भाई इस क्यूब के अंदर ही एक कोन है ना, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन किया, क्यूब के अंदर कौन है, क्यूब की एज 2 मान ली तो उसका रेडियस 1 बन गया। ठीक है सर, तो मुझे कोन के बारे में सब कुछ पता करना है। तो कोन की हाइट तो वही होगी जो क्यूब की हाइट है, यानी कि 2 हो गई। हाँ जी सर, ओके। सिलेंडर का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में, ऐसे ही बस फालतू में फंसा दिया उसने। ठीक है, मतलब देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अब ये जो क्यूब है इसके बाहर एक सफियर है, तो क्यूब और सफियर में क्या रिलेशन होता है? जब क्यूब अंदर होती है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब क्यूब अंदर की तरफ फंसा हुआ है तो उस क्यूब का जो डायगोनल है वो सफियर का डायमीटर होता है। ओके, तो सफियर का डायमीटर यानी कि 2 इंटू आर, ये सफियर का डायमीटर हो गया, इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड अगर 2 है तो डायगोनल √3 इंटू साइड होता है। तो सफियर का रेडियस आ गया अपना √3। तो जिन भी चीज़ों का वॉल्यूम कंपेयर करना है उन्हीं की तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मिल गया सब कुछ। सफियर की तो एक ही चीज़ होती है बेचारे की। ठीक है जी, तो सफियर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब यानी कि 3√3, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस है 1 का स्क्वायर इंटू में एच यानी कि 2। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, काट पीट लें। 3 से 3 गया, पाई से पाई गई, 2 से गया 2 पर, तो 3 दूनी 6√3/1। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं फिर। देखो five spheres are kept in a cone in such a way each sphere touch each other and also touch the lateral surface of the cone. This is due to increasing radius of the sphere starting from the vertex of the cone. क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है यहां से यहां तक? ये कहना चाह रहा है कि 5 सफियर, हालांकि यहां पर मैंने 4 ही बनाए, 1 2 3 4, 5वां बनाता तो पता नहीं कितना बड़ा बन जाता, डायग्राम इतना अच्छे से दिख नहीं पाता। ठीक है, 5 सफियर्स आर केप्ट इन ए कॉन्स इन सच ए वे दैट ईच सफियर टचेस ईच अदर। हर एक सफियर जो है एक दूसरे को टच कर रहा है। देखो ये इसको टच, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ऐसे ही 5वां भी इसको टच करेगा। और जो कॉन के ये हैं, ये स्लांट सरफेस है, इसको भी टच कर रहा है। एंड ऑल्सो टच द लेटरल सरफेस ऑफ द कॉन, कॉन का जो लेटरल सरफेस है उसको भी टच कर रहा है, जो गोल गोल सरफेस है। ठीक है जी, यानी कि एग्जैक्टली फंसा हुआ है इसके ऊपर, एग्जैक्टली उतना बड़ा सफियर रखा जो इसको टच करे। और रखने को तो आप ऐसे भी रख सकते हो ना, मैंने यहाँ पर एक छोटा सफियर रखा और ऊपर इतना बड़ा रख दिया कि वो इसको टच ही ना कर रहा हो, या फिर इतना छोटा सफियर रख दिया कि इनसाइड वाला को टच नहीं कर रहा। एग्जैक्टली उतना बड़ा रखा है जो ऐसे टच कर रहा है, ऐसे एग्जैक्टली फिट आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन जो है ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, मैं आपको याद दिला देता हूं। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन हमने 2D के अंदर करी है मेरे भाई। ऐसी सिचुएशन हमने करी है जब हमने सर्कल्स इन एन एंगल किए थे, मैंने आपको बताया था। एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, एक बार ही आए हैं खैर। मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसे सर्कल्स हों एंगल के अंदर, ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो एक तो इसके ऊपर एक बार आया, यानी कि एक साल में आया क्वेश्चन, तो बहुत सारे आए थे। तो इसके ऊपर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो इनके अंदर सिमिलरिटी लगती है, समरूपता लगती है। कैसे? बिकॉज अगर कॉमन टेंजेंट्स हो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स के, तो भले ही वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, अगर कॉमन टेंजेंट्स है 2 सर्कल के, तो उनके ऊपर सिमिलरिटी लगेगी। हाँ, लेकिन अगर ये टच कर रहे हैं, अगर ये टच कर रहे हैं, टचिंग सर्कल्स के लिए ये एक दूसरे को, तो इनके रेडियस जीपी में होते हैं, रेडियस इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। 2D के अंदर ये मैंने आपको बताया था। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसका रेडियस सपोज 2 है और इसका रेडियस सपोज 4 है,
तो इसका रेडियस, ये 2 गुना हो रहा है तो इसका रेडियस फॉर श्योर 8 होगा, इसका रेडियस 8 होगा, गारंटी। ये जितने गुना हो रहा है उतने ही गुना ये होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ठीक है भाई, तो जीपी के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अब तक, पहले हम कर चुके हैं एपीजीपी। तो ये 2D फॉर्मेट है, ये उसी चीज का 3D फॉर्मेट है। तो यहां पर भी ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर ये टच नहीं कर रहे होते हैं, अगर ऐसे होता मामला तो हम सिमिलरिटी यूज करवा देते। सिमिलरिटी टच करने में भी है, सिमिलरिटी दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, टच करें ना करें। हाँ, लेकिन जब टचिंग हो तो ही जीपी में होंगे रेडियस, ऐसे जीपी में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बस वही मामला है, इनके रेडियस भी जीपी में होंगे। जीपी का क्या मतलब है कि इसके रेडियस से अगले वाले का रेडियस जितने गुना है उतने ही गुना इसके रेडियस से अगले वाले का है, उतने ही गुना रेडियस सेम चीज से गुना होकर अगले वाले का रेडियस आ रहा है। तो यहां पर एग्जामिनर ने हमें क्या बताया, यहां पर एग्जामिनर ने हमें बताया है द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर इज 16, कि इसका रेडियस 16 है, एंड द रेडियस ऑफ द फिफ्थ, तो यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट है 16 एंड रेडियस ऑफ फिफ्थ है 81। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले वाले के जब भी चीजें जीपी में होती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं, तो कुछ ना कुछ गुणा होते रहते हैं नंबर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन रेशियो, कि भाई 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट टर्म है अपनी जीपी की, और ये 5वीं टर्म है, तो 4 बार गुना हो चुके होंगे, 4 बार। फर्स्ट टर्म है वो कुछ ना कुछ गुना हुई, सेकंड वाले का रेडियस आ गया, फिर वो कुछ ना कुछ गुना हुआ, थर्ड वाले का रेडियस आ गया, फिर कुछ ना कुछ गुना हुआ, जो भी अपना कॉमन रेशियो है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वें वाले का आ गया। तो फर्स्ट टर्म से फिफ्थ टर्म तक जाने में 4 बार चीजें गुना हो चुकी हैं, 5 - 1 4। तो जो भी इनका कॉमन रेशियो है, जो भी कॉमन रेशियो है, जो भी कॉमन रेशियो है, उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 81/16। क्यों मैं बोल रहा हूं कि 16, मान लो कॉमन रेशियो है x, 16 को x से गुणा करूंगा, सेकंड वाले का रेडियस आएगा, फिर 16 को x, फिर ये जो भी आ गया सेकंड वाले का रेडियस है उसको x से गुणा करूंगा, तीसरे वाले का रेडियस, x से गुणा करूंगा, चौथे वाले का रेडियस, x से गुणा करूंगा, 5वें वाले का रेडियस, जो कि इक्वल है 81 के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 81/16, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है। तो यानी कि इस जीपी के अंदर अगर अगले वाले स्फीयर का रेडियस निकालना है तो 3/2 गुणा कर दो, बड़े वाले का आ गया, या फिर मुझे बड़े वाले का पता है और छोटे वाले का निकालना है तो उसका उल्टा 2/3 गुणा कर दो। अब उसने जो भी पूछा कर देंगे। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड। तो फर्स्ट वाले का कितना भाई साहब, फर्स्ट वाले का है 16, तो सेकंड वाले का कितना होगा, उसका 3/2 गुना, थर्ड वाले का कितना होगा, उसका 3/2 गुना, बस ये उत्तर हो जाएगा अपना। 3 3 हो चुके 36। तो बिकॉज ये चीज 2D में पूछी गई थी, 2D में पूछी गई, तो इसीलिए मैंने एक 3D भी करवा दिया इसमें, अगर कुछ 3D बन रहा था तो ऐसे रिलेवेंसी का मैं ध्यान रखता हूँ, हर एक चीज जो भी एक्सपेक्टेड हो सकती है। इस टाइप का अब तक पूछा नहीं गया, बट उसी से रिलेवेंट है ये, उसी कंसेप्ट से। आगे बढ़ जाए। तो भाई अब अपना अगला कंसेप्ट आ गया है, एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये है यूलर्स पॉलीहेड्रल फॉर्मूला। यूलर एक साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट था, अब तो मर चुका है। यूलर ने रिमाइंडर थ्योरम भी पता नहीं क्या क्या इसने दे रखा है। तो इसका पॉलीहेड्रल फॉर्मूला है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पॉलीहेड्रल का मतलब है मेरे भाई, पॉली का मतलब होता है बहु, हिंदी में बहु यानी कि ज्यादा, मैनी, और हेड्रल यानी कि फेसिस। ऐसी फिगर जिनके बहुत ज्यादा फेसिस हो, बहुफलकीय है। तो ये क्या कह रहा है, अपने पास बहुत सारी फिगर्स हैं, चाहे वो प्रिज्म हो, सेम बेस सेम टॉप, सेम बेस सेम टॉप, सेम बेस सेम टॉप, चाहे वो पिरामिड हो, इन सब के ऊपर ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है E+2 = F+V। ठीक है,
ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है भाई साहब एजिस। ये कैसे आया, क्यों आया, आपको याद कैसे रहेगा, सब बताऊंगा। एजिस, एजिस का मतलब हो गया अपना, क्या बोलते हैं, कोर बोल देते हैं, ठीक है। टू तो टू ही है। एफ का मतलब है फेसिस, यानी कि फलक। और वी का मतलब है वर्टिसिस, यानी कि शीर्ष। तो ये कहना क्या चाह रहा है यूलर? यूलर ये कहना चाह रहा है कि भाई जब कोई भी फिगर हो जिसके मैनी फेसिस हैं, ऐसी फिगर हो, तो उसकी नंबर ऑफ एजेस निकालो, नंबर ऑफ फेसिस निकालो, नंबर ऑफ वर्टिसिस निकालो। तो अगर आप फेसिस और वर्टिसिस को जोड़ दोगे तो वो एजिज से दो बड़ा होएगा, यानी कि एजिज, जितनी भी नंबर ऑफ एजिज हैं उसके अंदर अगर मैं दो जोड़ दूं, जितने भी नंबर ऑफ फेसिस हैं, जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसिस हैं, उनको जोड़ दूं तो वो बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक आपके लिए मैं बता देता हूं। निमोनिक क्या है कि 102 ऐसे, 102 इज इक्वल टू फीवर, जो बुखार है कि भाई 102 डिग्री का बुखार, इस टाइप से। इक यानी कि ई, ये हो गया 2, ई प्लस 2। एफ से हो गया फीवर में फी वी एफ वी आ रहा है ना, ये हो गया वी। आप ऐसे रट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको हमेशा याद रहे एक और चीज बताऊंगा। क्लियर? कैसे? आप क्यूब के हमेशा निकाल सकते हो ना, कितने फेसिस हैं, कितने एजेस हैं, इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक खाली फेज है ना, देखो ये अपने पास एक क्यूब है, तो आप क्या करो, मान लो आप इस फॉर्मूले को भूल गए, अरे सर याद ही नहीं आ रहा, वो फीवर 102 से भी याद ही नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है। तीन ही तो चीजें इस क्यूब के, एक तो इसके फेसिस कितने हैं, बताओ इसके फेसिस कितने हैं, कितने फेस होते हैं क्यूब के? फेस यानी कि ये फलक 6 होते हैं, आपके कमरे के 4 तो दीवारें, एक टॉप एक बॉटम। क्लियर? हाँ जी सर। इसके वर्टिसिस कितने हैं भाई साहब? वर्टिसिस, शीर्ष, शीर्ष यानी कि ये कोने कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 नीचे हैं, 1 2 3 4। एग्जाम हॉल में जिस भी कमरे में बैठोगे वो भी इसी तरह का होगा, क्यूब या क्यूबॉइड होगा, वहां पर गिन लेना कि 6 तो फेस हो गए, 4 कोने ऊपर हो गए, 4 कोने नीचे हो गए, तो वर्टिसिस हो गए मेरे भाई 8, ठीक है। उसके बाद आपने गिननी है एजिज। एजिज को हमेशा कैसे गिनोगे पता है? आप ये देखो कि बेस की कितनी एजिज हैं, बेस की 1 2 3 4, 4 एजिज हैं बेस की, तो 4 ही टॉप की होंगी, 4 एजिज होंगी टॉप की, 4 एजिज हो जाएंगी बेस की। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिज्म है। सर ये तो पिरामिड पर भी लागू हो रहा है, पिरामिड पर भी लागू हो रहा है, उसको भी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बट जरूरत नहीं है। प्रूव करना भी ईजी है बहुत, बट जरूरत नहीं है, इसी से याद रह जाएगा क्योंकि सेम फॉर्मूला सब पर लग रहा है, ठीक है। तो 4 टॉप की हो गई भाई, 1 2 3 4। और अपने वर्टिसिस कितने हैं? 4 तो ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो इनको जोड़ने के लिए भी हवा में भी 4 होंगी, 1 2 3 4, 4 हो गई ऐसे हवा में, 1 2 3 4। अगर एक ट्रायंगुलर ये हुआ तो 3 तो नीचे हो गई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो बट हमें ये रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको निकालनी आनी चाहिए, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो एजिज कितनी हो गई? 12। तो अब आप इजीली देख लोगे यार कि किन्हीं भी दो को मैं जोड़ रहा था, किन्हीं भी दो को मैं जोड़ रहा था, और किसी एक में दो जोड़ने पर वैसा कुछ आ रहा था, आपको दो भी याद ना रहे, एक तरफ तो दो बंदे थे टीम में, एक तरफ एक बंदा था, उसके साथ बस एक दो था, तो सबसे तगड़ा बंदा अलग होएगा ना, सबसे तगड़ा बंदा, सबसे तगड़ा बंदा में क्या है? एजिज। ये दो एक टीम में थे, 8 और 6 14, अच्छा, यानी कि 12 प्लस 2, यानी कि एजिज प्लस 2 इज इक्वल टू एफ प्लस वी आ रहा था, ये सब पर लागू होएगा, ये सब पर लागू होएगा, इन सब पर लागू हो जाएगा, ये जितने फिगर। किन पर लागू नहीं होएगा? कर्व्ड चीजों पर लागू नहीं होएगा, इनके ऊपर। ये पॉलीहेड्रल नहीं होते। क्यों सर? क्योंकि ये जो कर्व्ड चीज है मैथमेटिकली इनको फेस नहीं माना जाता 3D के अंदर, बाकी हर एक के ऊपर लागू है। ऐसी ऐसी चीजों पर लागू होता है जो अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपने सिलेबस में तो यही है।
तो अब मैं आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूँ, कई बार जरूरत पड़ती है कि इनके फेसिस, इनके एजिस कैसे निकालते हैं। लिखूंगा नहीं, जस्ट मेरे साथ कंट्रीब्यूट करके हम पता करेंगे। आप मेरे साथ साथ चलोगे, देखो आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना, हर एक फिगर की कैलकुलेट करेंगे। इसकी इसकी एजिज कितनी है, देखो नीचे 3 है, 1 2 3 एजिज यानी कि लाइन। तो 1 बिकॉज ट्रायंगल है, 3 नीचे हो गई, 3 ऊपर हो गई और 3 ही हवा में होंगी, 1 2 3 9 हो गई टोटल एजिज। फेस कितने हैं, फेस पता है कैसे देखोगे, सिर्फ ये देखो कि नीचे एजिज कितनी है, 3 है। तो एक तो इस एज के ऊपर एक फेस होएगा, एक इस एज के ऊपर एक फेस होएगा और एक ये तीसरी एज है इसके ऊपर। तो 3 तो फेस हो गए और एक ऊपर एक नीचे, चारों तरफ कितने फेस हैं और प्लस में 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो 3 तो चारों तरफ हो गए, 2 ये 5 हो गए। वर्टिसेस कितने हैं, 3 तो नीचे हो गए और 3 ऊपर हो गए भाई साहब, 3 + 3 6। खुद देख लो, 6 और 5 11 = 9 + 2, 9 और 2 11। तो सिर्फ ये नहीं है कि क्यूब का ही, किसी भी फिगर से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, इसको इसका देखें कितना है, एजिज कितनी है भाई, 6 है नीचे, बिकॉज नीचे हेक्सागन है, 1 2 3 6 साइड होती हैं। तो 6 ऊपर होंगी और 6 ऐसे ज्वाइन करने के लिए होंगी, तो 6 3 18। फेस कितने हैं, तो भाई साहब साइडों में तो 6 फेस होंगे, क्यों, क्योंकि ये 6 एजिज हैं, एक इसके ऊपर फेस, एक इस एज इस कोर के ऊपर फेस, एक इस एज के ऊपर, 6 और एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 और 2 8। वर्टिसेस कितने होंगे भाई, 6 नीचे हैं, ये कौन है, तो 6 ऊपर होंगे, ऐसे ही 12 12 और 8 20, 18 और 2 20। ठीक है, इसका निकालें, इसका कितना है EFV, ये तो नहीं दिखेगा ना, दिख रहा है, वाओ। तो इसका एजिज कितना है, नीचे 3 है, 1 2 3 और ऊपर भी 3 ही है, 1 2 3, तो 6 ही एज हुई इसकी। ठीक है जी, इसके फेस कितने हैं, जो साइडों में है, एक तो इस एज के ऊपर फेस है ये वाला, एक इस एज के ऊपर फेस है ये वाला, एक इस एज की तरफ पीछे की तरफ फेस है ये वाला। तो 3 तो चारों तरफ हो गए, टॉप इसका होता नहीं, सिर्फ बॉटम होता है, तो साइड वाले प्लस में 1 जोड़ देंगे बॉटम वाला, तो 3 और 1 4। वर्टिसेस कितने हैं, 3 तो नीचे हैं भाई साहब ये, और एक ऊपर है, ये 4 हो गए। तो 4 और 4 8 = 6 + 2। तो इन सब का निकाल सकते हो ना, 3 का निकाल के बता दिया। ठीक है भाई, तो ये एक फॉर्मूला है, बस दैट्स इट। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक करवा देता हूँ। लेट ए बी ए पिरामिड ऑन ए स्क्वायर बेस, ठीक है भाई, एंड बी बी ए क्यूब। ए एक पिरामिड है स्क्वायर बेस पर, कुछ ऐसी होएगी, ये है भाई साहब ए, एंड बी बी ए क्यूब, और बी जो है वो क्यूब है। ये चीज़ें आपके दिमाग में भी हो सकती थी, बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है समझाने के लिए। ABC denotes the number of edges, number of faces and number of corners. Corners यानी कि ये vertices. Then the result A is equal to B plus C. A क्या है, A is edges, B is equal to number of faces, C is equal to number of corners. Corners यानी कि vertices. ये किसके लिए ट्रू है, तो भाई साहब ये किसी के लिए ट्रू नहीं है। रियल फॉर्मूला ये है, E + 2 = फीवर 102 कर लो, कि फीवर = 102 102 102। ठीक है, ये वाला है फॉर्मूला। वही मैं बोल रहा हूँ, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, रियल फॉर्मूला ये है, ये तो गलत है। तो भैया नीदर ए नॉर बी किसी के लिए सच्चा नहीं है, दिस इज द आंसर। चेक करने को आप कर सकते हो इनकी एजिज वगैरह निकाल के, बट वो जरूरत ही नहीं है, हमें पता है रियल फॉर्मूला क्या है, इनके बीच में रियल रिलेशन क्या है। हाँ, देने को वो ऐसे दे सकता है, ये रियल रिलेशन है कि भाई E = F + V - 2 है, E - V = F - 2। इनको इधर उधर ले जाते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है ना, हमें सिर्फ ये याद रखनी। आगे बढ़ जाऊं, ओके जी। अब हम करते हैं भाई अपना अगला कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपना परसेंटेज के अंदर हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग करी है,
तो एक बार उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर भी बता दूंगा, रिवीजन हो जाएगा, बताऊंगा मैं अच्छे से ही, लेकिन मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि परसेंटेज के अंदर इस चीज़ को आप समझ चुके हो, है ना। रिवीजन मैं करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसका एक बार मैं आपको बेसिक बता दूं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर एग्जामिनर ये करता है कि कोई भी 3D की शेप बता देगा, क्यूब बता दिया, क्यूबॉइड बता दिया, कोई भी 3D की शेप बता देगा, और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, या फिर सिलेंडर बता के उसके रेडियस और हाइट, उनके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज बता देगा। फिर बोलेगा सरफेस एरिया में कितने परसेंटेज चेंज आया, वॉल्यूम में कितने परसेंटेज चेंज आया, ऐसे बोलेगा। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे बता सकते हैं? तो ये कंसेप्ट है परसेंटेज का, बट मेंसुरेशन 3D की फिगर भी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए वहां पर भी करवाता हूं, यहां पर भी करवाता हूं। ठीक है, तो एक बार बेसिक कंसेप्ट कर लें। बेसिक कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह के वो होंगे भाई, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये अपना टाइप 1 होएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक फिगर हमें 2 नंबर के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, या फिर 3 नंबर के प्रोडक्ट से, या फिर 4 नंबर के प्रोडक्ट से, फर्क नहीं पड़ता। जब एक फिगर, एक वैल्यू कुछ चीज़ों के प्रोडक्ट से बनती हो, एक तो ये टाइप है, और एक दूसरा टाइप है जब एक वैल्यू कुछ चीज़ों के सम से बनती हो या फिर डिफरेंस से बनती हो। बात एक ही है, चाहे वो 3 चीज़ें हों, 4 चीज़ें हों, 5 चीज़ें हों, कंसेप्ट सेम ही चलेगा। तो पहले प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं, फिर सम वाला कर लेंगे। जनरली सम होता है, बट डिफरेंस होगा तो भी ये काम आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई। एग्जाम्पल है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 3 चीज़ों के प्रोडक्ट से वॉल्यूम बन रहा है, तो डिट्टो सेम चीज़ आ गई। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर बता देगा इसके अंदर परसेंटेज चेंज, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर पूछ लेगा। कभी कभी सम भी होता है, जैसे इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 × L + B × H। तो ये देखो, दो चीज़ों का सम इन्वॉल्व हो गया। सर यहाँ पर तो प्रोडक्ट भी है, बाद में करेंगे। ठीक है, तो जब भी कुछ चीज़ों के प्रोडक्ट से, कुछ वैल्यूज के प्रोडक्ट से, कुछ वैल्यूज का प्रोडक्ट एक वैल्यू के बराबर हो, कुछ वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक वैल्यू बन रही हो, और इनके अंदर आपको चेंज बता दिया और इसके अंदर चेंज पूछ लिया, तो आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, 3 तरीके हैं। मान लो उसने बता दिया कि बी जो है वो 10% बढ़ गया, सी जो है वो 10% घट गया, और डी जो है वो 20% बढ़ गया। तो पहला तरीका है कि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ भाई, 10% कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो वो 11/10 गुना हो जाएगी। 100 से 110 हो गई, 11/10 गुना। 10% घटेगी तो 100 से 90 हो जाएगी, यानी कि 9/10 गुना। 20% बढ़ेगी तो 100 से 120 हो जाएगी, 120/100 यानी कि 6/5 गुना। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फिर कैसे करेंगे? ये हो जाएगा भाई 6 में 54, 594/500। तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया? 94 का इंक्रीमेंट आ गया। वैल्यू पहले 500 थी, अब 594 हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि चीज़ें कितने गुना हो गई? 594 हो गई। तो 94 का इंक्रीमेंट आया 500 पर, तो ये कितने परसेंट है? ये ऐसे करके निकलाएगा 18×5=90, 18.8%। या फिर यहीं पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर मैंने फ्रैक्शन यूज कर ली, आप डेसिमल में यूज कर लो। कोई भी चीज जब 10% बढ़ती है तो 1.1 टाइम होती है, जब 10% घटती है तो 0.9 टाइम होती है। परसेंटेज में हमने किया है 90/100 0.9, और 20% बढ़ती है तो 1.2 टाइम होती है। इससे कर लो, ये परसेंटेज में हमने किया है। ठीक है, सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड तरीका होता है क्या? फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है सर? अगर दो चेंजेस हों, अगर दो चेंजेस हों कि अगर मान लो A = B × C हो, ऐसा हो, ऐसे लिख लेते हैं,
फॉर्मूला फॉर टू चेंजेस, दो चेंजेस के लिए है a प्लस बी प्लस में a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, अभी बता देता हूं। देखो, अगर ऐसा हो कि रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दो चीजों का प्रोडक्ट जो है एक वैल्यू के बराबर है। यानी कि दो बार परसेंटेज चेंज आया है, लेंथ 10% बढ़ गई, ब्रेड्थ 20% बढ़ गई, तो बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा। तो दो बार परसेंटेज चेंज आया है लगातार, तो दो चेंजेस को मर्ज करना है। तो अगर दो चेंजेस को मर्ज करना है तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर तीन चेंजेस हो, जैसे यहां पर हुआ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, तो फॉर्मूला क्या होएगा, फिर ये फॉर्मूला होएगा। परसेंटेज में हम कर चुके हैं। ठीक, सारी चीज को एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, जो भी परसेंटेज में कर चुके हैं। तो दो चेंजेस हो तो ऐसे मर्ज कर लेंगे, तीन चेंजेस होंगे तो ऐसे मर्ज कर लेंगे। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा इस इक्वेशन को करने का, अज्यूम वैल्यूज। वैल्यू अज्यूम कैसे करें सर, आपने वैल्यू अज्यूम कर ली कि पहले जो भी वो चीज थी, पहले ये जो a है इसकी वैल्यू थी 100। अब अगर इसके अंदर परसेंटेज चेंज आया है, पहले ये चीज 10% बढ़ गई, ये 10% घट गई, ये 20% घट गई, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इसको इंपैक्ट करती हैं। तो ये चेंजेस उसके ऊपर लगाओ, 10% बढ़ा दो, तो 100 से अगर कोई चीज 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 100 का 10% कितना है 10, 110 हो गई। अब इससे 10% घट जाएगी तो 110 का 10% कितना होता है, एक के बाद पॉइंट लगाओगे 11, तो 11 घट गई, तो ये हो गई 99। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 20% बढ़ गई, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 10% है, एक के बाद पॉइंट लगाओ 9.9, तो इसका 20% हो जाएगा, इसका डबल 19.8, तो ये 19.8% बढ़ गई। और इसके बाद आपको फाइनल चीज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सारे चेंजेस हैं। पहले +10 का चेंज आया, फिर -11 का, फिर 19.8 का, इनको जोड़ लो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा -1, इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 इसमें जोड़ दो, ओवरऑल पॉजिटिव रही चीज 18.8%। खत्म। 18.8 की वृद्धि 100 पर, और 100 पर जो इंक्रीज और डिक्रीज हो वही परसेंटेज होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली परसेंटेज लगा दिया। तो ये है वैल्यू अज्यूम करने का मेथड। तो तीन तरीकों से हम ये परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया है। तो सर कौन सा यूज करें, उस वक्त जो भी बढ़िया लग रहा हो कर दो। परसेंटेज में एनफ हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए नहीं हैं, जो आए हैं मैंने परसेंटेज में करवा दिए। तो इसमें मैं एक कंसेप्ट ही आपको डिटेल में बता दूंगा, फिर कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन करवा दूंगा, जानबूझ के मिसलेनियस से करवाऊंगा, जो इस कंसेप्ट के अलावा भी हम कर सकते हैं। तो तीन तरीके आ गए। ये देख लेंगे कि चीज़ें कितनी गुणा हो रही हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 10% बढ़ने से चीज़ 11/10 गुना होती है, 10% घटने से 9/10 गुना होती है। तो ये वाला जो अपना तरीका है, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका। ये जो तरीका नंबर 1 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, क्या क्या है, उन सब की गुणा करती। ये है फॉर्मूला डायरेक्ट। तो इसके अंदर सिर्फ परसेंटेज चेंज देखते हैं हम, ये नहीं बोलते कि 10% बढ़ के 110 होगी ना, सिर्फ 10% से, +10 -10 इनसे डील करेंगे। ठीक है, और इसको याद करने का क्या टेक्निक मैंने बताया था, देखो जब मैंने 2-2 का ग्रुप बनाया तो एक बार 100 रखा, और 1-1 का ग्रुप था यहाँ पर तो मैंने 0 बार 100 रखा। यहाँ पर 1-1 का ग्रुप है, देखो क्या इनके नीचे कोई 100 है, नहीं। मैंने 2-2 का ग्रुप बनाया तो इनके नीचे 100 है कि नहीं, 2-2 का जो भी ग्रुप बन सकता था, A B B C C A। फिर मैंने 3-3 का ग्रुप बनाया A B C, तो फिर 2 बार 100 आएगा। जितने भी नंबर्स का ग्रुप है उससे एक कम बार नीचे 100 आएगा। ठीक है भाई। तो दूसरा तरीका परसेंटेज चेंज को डील करने का ये होता है। तीसरा वैल्यू अज्यूम करके कर लो। डन है भाई। तो अब आगे हम कर लेते हैं अपना टाइप 2 क्वेश्चन। ये टाइप 1 था, जब चीज़ों का प्रोडक्ट एक चीज़ के बराबर होता है। अब है अपना टाइप 2। जब एक चीज़ बन रही होती है कुछ चीज़ों के सम से, जब सम इन्वॉल्व होता है।
क्लियर है? तो हम चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 केस हैं। पहला केस है कि सेम परसेंटेज चेंज आए। सेम परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? सेम परसेंटेज चेंज का मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और एग्जामिनर बोले कि बी की वैल्यू 10% बढ़ गई, सी की वैल्यू 10% बढ़ गई। यानी कि वो आपको ये बोले कि कुछ भी मान लो, एक बंदे की इनकम है, इनकम क्या होती है? इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसका एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया, सेविंग भी 10% बढ़ गई, तो बताओ उसकी इनकम कितनी बढ़ी होगी? तो जब सेम चेंज आए तो यहां पर उत्तर भी वही आएगा, सेम 10%। ठीक है। सेकंड टाइप है डिफरेंट चेंज, डिफरेंट परसेंटेज चेंज। डिफरेंट परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, समझ ही गए आप? ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि ये तो 10%, बी के अंदर जो बदलाव आया +10 का, सी के अंदर जो बदलाव आया +20 का, या फिर -10 का मान लो, अलग होना चाहिए। +10 -10 अलग है, एक +10 एक -10। तो इस केस में अगर डिफरेंट चेंज आए तो वी नीड रेशियो, हमें रेशियो चाहिए होगा। किसका? ऑफ बी एंड सी, जिन भी चीजों के सम से ये बन रहा है, या फिर ए एंड बी। ये क्या मतलब? अरे भाई, अगर मैं बी और सी का रेशियो बताऊंगा 3:1, तो आप ये बोल सकते हो ना कि अगर ये 3 है तो ये 1 है तो ये 4 है। अगर उसने बता दिया ये 4 है ये 3 है तो वो 1 है। किन्हीं भी 2 का रेशियो चाहिए हमें, यानी कि कुल मिलाकर उन सारी चीजों का रेशियो चाहिए जिनसे ये बन रहा है। ओके, अगर हमें ये रेशियो मिल गया, अगर हमें ये रेशियो, इसके बाद हम यहां पर जा रहे हैं, अगर हमें ये रेशियो मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? लेट बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:3। सपोज अगर रेशियो नहीं मिलेगा तो हम उत्तर नहीं दे सकते, अगर रेशियो मिला तो जो परसेंटेज चेंज होएगा वो क्या होएगा? परसेंटेज चेंज हो जाएगा 1:10, बी 1 था ना और सी 3 था, तो 1:10, 10 प्लस 3:20, 3:20 60 बटे में 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि 70/4%। नेट इतने परसेंट का चेंज आएगा। तो जब चीज़ों का सम हो, अगर उसने सेम ही परसेंटेज चेंज बताया तो हमें रेशियो नहीं चाहिए, वही सेम उत्तर आ जाएगा। डिफरेंट परसेंटेज चेंज बताया तो हमें रेशियो चाहिए, रेशियो नहीं दिया तो उत्तर आएगा कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर उसने रेशियो दे दिया तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। बीच में प्लस हो या माइनस, माइनस हुआ तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये रिवीजन है इसीलिए इस तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत डिटेल में विद डायग्राम एंड पता नहीं क्या क्या करके बताता हूँ मैं। परसेंटेज में हम कर चुके हैं ये। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बनाए हैं ताकि पता लग जाए कैसे क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे, और उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स में ही करा दूंगा आपको, कंसेप्ट के लिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं। चलो जी करते हैं। तो शेप है जी क्यूब, और परसेंटेज चेंज है कि हर एक साइड क्यूब की 50% बढ़ा दी गई। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, और हर एक एज के अंदर 50% का चेंज आया है। तो वो जो एज है वो कितनी बार एक वॉल्यूम को इफेक्ट करती है? वॉल्यूम के अंदर एज कितनी बार आती है? 3 बार। तो आप ये बोल सकते हो 3 बार अगर कोई चीज़ 50% बढ़े तो नेट क्या रिजल्ट आएगा? तो आप किसी भी तरीके से कर लो, फॉर्मूले से कर लो, कैसे भी कर लो। अगर मैं पहले मेथड से करूं तो 50% चेंज का मतलब होता है 3/2 गुना हो जाना, 150/100, 3/2 गुना हो जाना, फिर 3/2 गुना, फिर 3/2 गुना। तो यानी कि वॉल्यूम हो गया 27/8 गुना। वॉल्यूम 27/8 गुना का हो गया का पता है क्या मतलब होता है? कि 8 था 27 हो गया। हम इंटरेस्टेड हैं परसेंटेज चेंज कितना है, बढ़ा कितना है। तो देख लेते हैं कितना बढ़ा है। तो ये बढ़ गया भाई साहब 19। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो आपको चाहिए कि 19/8 गुणा में 100। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, कभी भी जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। 8 दूनी 16, 3/8। अब इस 2 का मतलब है 200%, क्योंकि गुणा में 100 करना था ना हमने। अब कर रहा हूं मैं 2 गुणा 100, और 3/8 गुणा में 100 करोगे तो आपको पता ही है 37.5%। आंसर हो गया 237.5%। और अब आप करने को आप उन मेथड से भी कर सकते हो भाई, फॉर्मूला लगा लो। 3 चीज़ें हैं, ये वाला
या फिर वैल्यू अज्यूम कर लो, ये मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई? सरफेस एरिया के अंदर क्या चेंज आएगा? तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है भाई साहब 6a²। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पास एक क्यूब था, उसका सरफेस एरिया कितना था? 6a²। अब मैंने उसकी एज बदल दी, उसकी साइड की लंबाई मैंने बढ़ा दी, तो नया एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू एज का स्क्वायर। तो 6 तो पहले भी फॉर्मूले में था, उसकी वैल्यू 6 थी, 6 अब भी फॉर्मूले में है, उसकी वैल्यू 6 है। 6 तो एक कांस्टेंट है ना, 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही था, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी बदला है, बदली है एज। तो यानी कि एज 2 बार इन्वॉल्व है, तो और वो बढ़ी है 50%। तो अगर 2 बार 50% का चेंज आएगा तो नेट क्या चेंज होता है? इसको क्लब करना है, इसको मर्ज करना है। यहां पर हमने 3 बार 50% के चेंज को मर्ज किया है, यहां पर 2 बार वाले का, कि नेट इफेक्ट क्या पड़ता है? कोई एक चीज 2 बार 50% बढ़ जाए, या फिर कोई एक चीज जो बाकी दो चीजों का प्रोडक्ट है उनमें से हर एक पार्ट 50% बढ़ जाए, एक ही बात होती है। ओके जी, या तो ऐसे कर लो या फॉर्मूले से कर लो। तो फॉर्मूले से कर लें, ये वाला ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। तो फॉर्मूले से करोगे तो a प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस 100 प्लस में दिस इंटू दिस बटे में 100, a इंटू बी बटे में 100। यहां पर नेट परसेंटेज चेंज आएगा 125%। पॉजिटिव आया यानी कि बढ़त हुई है, नेगेटिव आता है यानी कि चीज घटी है उतने %। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अपने पास शेप है क्यूबॉइड। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मैंने रेशियो दे दिया, जानबूझ के दे दिया। उसके बिना फिर जो सम वाले क्वेश्चन है वो नहीं निकलेंगे। सर सम वाले कौन से? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मजा आएगा ये करने में। तो लेंथ बढ़ गई 10%, ब्रेड्थ बढ़ गई 20%, हाइट बढ़ गई 30%। तो बोलो भाई कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भाई साहब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये चीज़ बढ़ गई 10%। इसके अंदर हमें कभी भी रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती जब चीज़ें ऐसे होती हैं। जब चीज़ें ऐसे गुणा में होती है रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। तो ये भी मैं फॉर्मूले से बता दूं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो 3 चेंज हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, तो 30 और 20 50 और 10 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर क्या था? a इंटू बी इंटू सी, दो दो की गुणा थी, तो मैं यहां पर साइड में करूंगा 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 20 600 और 30 इंटू 10 300, इनको जोड़ूंगा। तो ये कितना आ गया? 6 और 3 और 2 11, 1100 और बटे में 11 करना है, बटे में 100 करना है। ये आ गया 11 प्लस का 11। आगे क्या था? ए बी सी बटे में 2 बार 100, इन तीनों की गुणा यानी कि 10 इंटू 20 इंटू 30 बटे में 100 इंटू 100, यही था। तो फिर आप ऐसे कर लिया करो कि इन तीनों की गुणा करो और 4 के बाद पॉइंट लगा दो। तो 3 दूनी 6 एकम 6, 1 2 3, तो 1 2 3 4, इसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो 71.6%, 60 और 11 71.6, 4 जीरो है नीचे यानी कि 4 के बाद पॉइंट। तो मैंने यही फॉर्मूला फॉलो किया भाई, ये परसेंटेज में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये करें लेटरल सरफेस एरिया करें अब। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। तो लेटरल सरफेस एरिया इन चीज़ों से बना हुआ है। तो किस किस चीज़ में चेंज आया? लेंथ भी कुछ बदल गई, ब्रेड्थ भी कुछ बदल गई, हाइट भी कुछ बदल गई। दो तो दो ही रहा, ये तो एक कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो लेंथ कितनी बड़ी है? लेंथ बड़ी है 10%, ब्रेड्थ बड़ी है 20% और हाइट बढ़ गई है जी 30%। ओके जी, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहां पर मामला क्या है? ये एक डिब्बा है, ये इस डिब्बे के अंदर वैल्यू है जो कि बनती है एल प्लस बी से, एल प्लस बी से। इस डिब्बे में नेट कितना चेंज आया?
इस डिब्बे के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर कितना बदलाव आया, उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा जब दो चीज़ों का सम हो और उनके अंदर अलग अलग परसेंटेज चेंज आ जाए। यानी कि हमें रेशियो चाहिए, एल और बी का रेशियो चाहिए। क्या है एल और बी का रेशियो? एल और बी का 3:2, तो वो रेशियो है 3:2। और यहाँ पर भी एक डिब्बा है जिसके अंदर एक चीज़ है जो कि है हाइट, उसके अंदर 30% का चेंज आया। तो दो डिब्बे आपस में गुणा है, तो जब भी दो चीजें गुणा हो तो क्या हमें रेशियो चाहिए? नहीं चाहिए। तो पहले मैं इस डिब्बे के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर जो भी चेंज आया वो निकालूंगा। इस डिब्बे का चेंज मुझे पता ही है 30%, फिर उनको एज ए गुणा ट्रीट करूंगा, फिर मैं उसको सोल्व करूंगा। पहले इस डिब्बे का चेंज निकालने के लिए, बिकॉज यहां पर सम है, मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस डिब्बे के अंदर कितना चेंज आया। देखें, 3 × 10 30, 2 × 20 40, बटे में 3 + 2 5, दैट इज इक्वल टू 40 और 30 70/5, यानी कि 14%। इसके अंदर 14% चेंज आया और इस डिब्बे के अंदर नेट प्लस का 14 और इसके अंदर 30% और इन दोनों डिब्बों की गुणा है। तो अब अगर आप इनका चेंज बताना चाहोगे तो बिकॉज ये गुणा में है तो अब इनका रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको फॉर्मूले से बताओ, कैसे भी बताओ, आपकी मर्जी है। हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो दो चेंज है तो a + b यानी कि 44 है ना, और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट बटे में 100, तो 14 थी 42, 420 बटे में 100 यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 48.2% इतना चेंज आ गया। ठीक, क्लियर। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या चेंज आएगा? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2 × LB + BH + HL। तो जितना भी जिस भी तरह के इक्वेशन हो सकते हैं, मैं एक जगह पर मल्टीपल इक्वेशन करवा रहा हूँ आपको, इसी से सब कुछ कवर हो जाएगा जो मैंने एग्जांपल लिया है। बिकॉज उसने इस तरह के एक आधी बार पूछे हैं, एक आधी बार नहीं पूछे हैं, तो मैंने ही अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, तो ये दो तो भाई कांस्टेंट चीज़ है। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। एक तो ये डिब्बा है जिसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक ये डिब्बा है जिसके अंदर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक ये डिब्बा है जिसके अंदर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और उनके अंदर कुछ कुछ परसेंटेज चेंज आया है तो क्या हमें रेशियो चाहिए? नहीं चाहिए। तो इस डिब्बे के अंदर नेट कितने परसेंटेज चेंज आया है आप बता सकते हो क्या? इजीली बता सकते हैं। लेंथ के अंदर कितना चेंज आया? 10%। ब्रेड्थ के अंदर कितना चेंज आया? 20%। इन दोनों चेंजेस को मर्ज करो, फॉर्मूले से करो, कैसे भी करो, मुझे पता है 20 और 10 का बनेगा 32%। परसेंटेज आपने किया तो आपको ही पता होगा। सेम इसको करोगे, इसमें चेंज आया है 20%, प्लस का 20%, और हाइट में कितना है? प्लस का 30%। इसका 56% होगा, 56%। और इसके अंदर चेंज आया है, हाइट के अंदर कितना चेंज है? हाइट के अंदर है प्लस का 30% और लेंथ के अंदर है प्लस का 10%। फॉर्मूले से 40 और 3 43 बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बिकॉज अब सम इन्वॉल्व है, सम, अब हमें रेशियो चाहिए। L × B, B × H और H × L का क्या रेशियो है? तो L × B क्या होएगा? L × B होएगा 3 दूनी 6, रेशियो B × H होएगा 2 × 1 रेशियो। अब तक उसने इस टाइप का पूछा नहीं है यार, बट पूछ सकता है, बिल्कुल रिलेवेंट है, थोड़ा सा टाइम ही तो लेगा। 1 × 3, तो ये रेशियो है 6:2:3। तो 6 × दिस, 2 × दिस, 3 × दिस, बटे में 6 और 3 और 2 11, बटे में 11, उत्तर हाजिर। ये भी मैं लिख ही देता हूं। ठीक है भाई, एग्जैक्टली टोटल सरफेस एरिया का नहीं पूछा, बट इस तरह का कंसेप्ट तो बहुत बार पूछ चुका वो। आगे बढ़े फिर। ओके जी, एक सिलेंडर का और कर लेते हैं। तो इस तरह की शेप, सिलेंडर कौन, वो भी सारे कवर हो जाएंगे। तो भाई एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और उसके हाइट का रेशियो है 3:2। रेडियस और हाइट ही होती है सिलेंडर के अंदर। ओके, तो परसेंटेज चेंज बता दिया, रेडियस इतने परसेंट बढ़ा है 10% और हाइट घटी है 20%। तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो अभी कर देते हैं। क्या चेंज आएगा इसके वॉल्यूम में?
वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, बिल्कुल फिक्स है, पाई में कोई बदलाव नहीं होता। सिलेंडर का वॉल्यूम बदलेगा तो किसके कारण बदलेगा? क्या पाई की वैल्यू बदल गई इसके कारण बदलेगा, या रेडियस और हाइट बदल गया इसके कारण? रेडियस और हाइट बदल गया इसके कारण बदलेगा। पाई को इग्नोर मारो। तो रेडियस 2 बार इन्वॉल्व है, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आपको पता है पाई, हटाओ यार, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, आर 2 बार इन्वॉल्व है, यानी कि 2 बार 10% का चेंज है और 1 बार -20% का चेंज है। इनको हमने मर्ज करना है। अब आप कैसे भी मर्ज करो, फॉर्मूला यूज करो, कुछ करो, ठीक है भाई, क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी मर्ज कर सकते हो, पहले इन दो को मर्ज कर लो, इनके ऊपर फॉर्मूला लगा दो, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ फॉर्मूला लगा दो, कैसे भी कर लो। तो इन दो को मर्ज करोगे तो 21% आएगा प्लस का। अब इन दोनों को मर्ज कर लो, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 21 प्लस में माइनस का 20 तो प्लस का 1, फिर दिस इंटू दिस बटे 100 तो वो माइनस का होएगा, प्लस इंटू माइनस वाला करोगे तो नेगेटिव, तो 21 दूनी 42, 420 बटे में 100, तो माइनस का 4.20 और प्लस का 1 तो माइनस का 3.2%, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम घट गया। ओवरऑल वॉल्यूम घट गया भाई इस चीज़ के कारण, 3.2% नेगेटिव आया ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते थे सिलेंडर में, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h), तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो रेडियस के अंदर कितना चेंज है, रेडियस के अंदर है 10% का, और हाइट के अंदर कितना चेंज है, हाइट के अंदर है -20% का। तो दो चेंजेस हैं, एक +10 का, एक -20 का, ये बताना है नेट कितना चेंज रहेगा। फॉर्मूला लगा दो, कैसे भी कर लो, मतलब कुल मिला के। तो भाई -10 और a + b हो गया, a × b/100, तो -200 बटे में 100 यानी कि -2, तो -12%, ओवरऑल 12% घट जाएगा जी कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा देख लेते हैं जी। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू में r+h, ये तो कांस्टेंट है। एक तो अपने पास ये डिब्बा है और एक अपने पास ये डिब्बा है। इस डिब्बे का परसेंटेज चेंज है मेरे भाई प्लस का 10%, इस डिब्बे का परसेंटेज चेंज मुझे नहीं पता, दो चीज़ों का सम है, तो इस डिब्बे का अलग से निकाल कर लाते हैं, ठीक है। r+h इसके अंदर क्या चेंज होएगा, तो अगर प्लस का मामला है तो सेम परसेंटेज चेंज हो, या तो सेम तो नहीं है, तो फिर मुझे रेशियो चाहिए, तो r और h का रेशियो है 3:2, और ये बढ़ा है 10%, ये घटी है 20%, तो 3 × 10 30 प्लस 2 × 20, माइनस का है तो -2 × 20, और ये हमेशा ये मत बोल देना कि 3 - 2 नीचे 1 आएगा भाई, वो परसेंट ये हमेशा जुड़ते हैं, 3 और 2 5, तो माइनस का 10/5 यानी कि -2%, तो यहाँ पर आ जाएगा -2%। अब ये दोनों डिब्बे तो गुणा में हैं, तो इनके अब हमें रेशो नहीं चाहिए, तो अब लगा देते हैं वही फॉर्मूला। तो a + b यानी कि 8% प्लस का, फिर -10 × 2/100 यानी कि 20/100 यानी कि माइनस का 0.2, ये प्लस का है तो हो जाएगा 7.8% प्लस का। तो ओवरऑल जो टोटल सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा 7.8%। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई यहाँ से। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो हो सकता है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं, थोड़े से अलग तरीके से भी डील करने पड़े, इसीलिए वो मैं करवा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप सारे ऐसे डील कर लोगे जो मैंने आपको बता दी, इसीलिए इतना टाइम लगा है। ये जैसे भी डील करने हैं देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 2% ईच, रेडियस और हाइट 2% बढ़ गए, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है πr² इंटू में h, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस 2% बढ़ा है, रेडियस 2 बार इन्वॉल्व है, हाइट भी 2% बढ़ी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो सिंपली, इजी रहेगा, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, फॉर्मूला लगाना इजी रहेगा। तो a + b + c 6। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर सेम परसेंटेज चेंज हो और उसके ऊपर फॉर्मूला लगाना हो तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, मान लो 3 बार सेम परसेंटेज चेंज आया है, तो बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा अवेयर रहोगे बात बन जाएगी।
तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, 3A%, 3A, क्योंकि आप ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करोगे तो सेम चीज़ को 3 बार जोड़ोगे 3A प्लस में। अब फिर आप क्या कर रहे थे, ए इंटू ए, दो दो का जोड़ा, ए इंटू ए प्लस में ए इंटू ए, तो वही ए स्क्वायर 3 बार आ जाएगा, यहाँ पर भी ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो वो 3 बार आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ध्यान करूंगा तो मेरे को ये याद आ ही जाएगा, ऐसे क्या रटना है ये। प्लस में अब सेम चीज़ को 3 बार करूंगा तो ए क्यूब बटे में 2 बार शो। तो देखो यहाँ पर इसी चीज़ को कैसे लागू करेंगे, तो 2 2 2 6 हो गया, 2 का 3 गुना 6, ठीक है। अब मुझे पता है 2 2 के जोड़े बनाऊंगा और सेम ही जोड़े बनेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। तो 4 3 12, हाँ जी सर। अब इस 12 में बटे में 100 आएगा, तो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो अगर मैं ऐसे करूँ 6 प्लस 0.12, या मैं डायरेक्टली लिख दूँ 6.12। अब आगे जो भी चीज़ आएगी उसको मैं देख रहा हूँ, तीनों की गुणा होएगी, 1 2 3, तीनों की गुणा होएगी, यानी कि 8, और 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 के बाद तो ऑलरेडी है, ये लो, सेम ही चीज़ है ये मैंने यहाँ पर। इसको अलग से ऐसे फॉर्मेट बना के भी बुक्स वगैरह में रटवाया जाता है, बट उसकी नीड ही नहीं है मेरे भाई, रटने की नीड ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो ये क्वेश्चन जो अब तक हमने किया है उस कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, बट थोड़े से अलग क्वेश्चन है, हम अलग तरीके से करेंगे, स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके एग्जामिनर ने डाले हैं। तो जो बेस्ट वे होगा मैं उससे बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, जो बेस्ट वे होगा। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 15 12 और 11 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय दिस मच, breadth is increased by this much, while the height remains the same. What is the change in the total area of four side? तो यानी कि lateral surface area, area of the four walls में क्या चेंज होएगा, फोर साइड फेसिस, ठीक है। तो 6/2/3% इसका चेंज। अगर आपको ये याद नहीं है तो बर्डन नहीं लेना, इसकी फ्रैक्शन याद नहीं है तो इसकी तो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 8 1/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12, यानी कि इंक्रीज्ड, यानी कि 12 के ऊपर 1 बढ़ा दी गई कोई चीज़। अगर पहले 12 थी तो अब 1 बढ़ के 13 हो जाएगी। और अब ये देखो मज़ेदार बात यह है कि ब्रेड्थ को 12 1/12 बढ़ाया, तो ब्रेड्थ है ही 12, 12 का मल्टीपल है, तो उसने जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी है कि जिनके ऊपर हम इजीली ये इंक्रीज और डिक्रीज कर पाए। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों हम इसको उस फॉर्मूले से करें, हमें जब ओल्ड और न्यू डायमेंशन मिल सकती हैं तो क्यों हम, ये 1/12 बढ़ी है तो 12 पर 1 बढ़ी है, ये है भी 12 तो ये 13 हो गई, हाइट रिमेन्स द सेम बोला है। और ऐसे ही लेंथ का क्या बताया है, इसकी फ्रैक्शन अगर आपको नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, 3 6 18 और 2 20/3 है, ये परसेंटेज में है ना, 100 से भाग कर लो, 20 1 कम 20, ये आ गई 20 5 1/15। दिमाग पर लोड क्या डालनी है, जो याद करनी जरूरी है वो तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये बोल रहा है ये रिड्यूस 15 पर 1 घटी है लेंथ, तो भैया ये अगर 15 पर 1 घटी है तो ये है ही 15 का मल्टीपल, तो 15 पर 1 घट के 14 हो गई। तो हम इजीली न्यू वाली चीज़ें निकाल पा रहे हैं, करने को हम ये वहाँ पर भी लगा सकते थे, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। सर कैसे लगा सकते हो, इसने बोला है कि रेडियस और हाइट 3 और 2 है, तो 30 और 2 मान लो, 30 और 20 मान लो, और फिर बढ़ा दो 10% और घटा दो 20% और निकाल दो, कर दो कंपेयर, उससे बहुत ईजी रहेगा। बट ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप कर दूंगा, ठीक है, किसी भी तरीके से करो, ओल्ड या न्यू वैल्यूज़ निकाल लो, है ना, जैसे यहाँ पर निकाल ली। अब वो बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया, तो भैया लेटरल सरफेस एरिया एक तो पुराने वाला और लेटरल सरफेस, अच्छा वो ये बोल रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया में क्या परसेंटेज चेंज हो गया है ना। तो जब भी आप परसेंटेज चेंज बताते हो तो यही बताते हो ना कि पहले चीज़ कितनी थी उसके कंपैरिजन में अब कितनी हो गई। तो देखो 2 तो सब में आएगा, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, नई लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, तो 14 और 13 27, इंटू में हाइट, हाइट लिखने की जरूरत नहीं थी, हाइट सेम थी, कोई चेंज नहीं हुआ है, और ना ही 2 लिखने की जरूरत, तो अब तो मैं लिख के काट रहा हूँ, वो भी जरूरत नहीं थी, और पहले है 12 और 15 27, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या हुआ है।
इक्वल टू 1/1, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, नो चेंज। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पुराना निकालने लग जाओ, नया वाला निकालने लग जाओ ना, रेशियो देख लो ना, उसी से परसेंटेज पता लग जाएगी। आगे बढ़े, इस लेक्चर के अंदर ये कुछ क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज चेंज के, है ना। फिर मेंसुरेशन 3D के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, पूरे चैप्टर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन 7-8 जितने भी होंगे, देन ओवर 3D। ठीक है जी, देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस। ओके जी, कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, इसका रेडियस पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, रेडियस पता है तो एल पता लग जाएगा। ठीक है, रेडियस इतना बढ़ गया, हाइट इतनी रिड्यूस हो गई, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होएगी देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसने बताया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, रेडियस है 21, एल इज इक्वल टू 7 या 21, 3 से इसको काट रहा हूँ, 3 7 21, 3 7 21, 11 दूनी 22, 11 7 77, 2 से ये जाएगा 5 पर, 2 5 10, तो L इज इक्वल टू 7 5 35। ये है वो कौन, L है 35, रेडियस है 21। देखो 7 तीये 7 5 3 और 5 आ गए, 7 तीये अगर मैं काट दूँ तो 3 5, तो ये 4 होएगा, 7 चौके 28। कौन के बारे में सब कुछ पता चल गया है जी हाँ। अब उसने हमें क्या बोला है, इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाई 100%, हाई। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज चेंज की जरूरत नहीं है। रेडियस 100% इंक्रीज हो गया, तो रेडियस कितना हो गया भाई साहब, 42, और हाइट हाफ कर दी, 50% रिड्यूस कर दी, तो हाइट कितनी हो गई, 14। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसने बोला कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि कई बार वो ऐसे करेगा, इसको 100 और 50% नहीं बताएगा, इसको बोल देगा फ्रैक्शन में कि 8 1/3% बढ़ गई, तो क्या हम जरूरी है हमारे लिए उतना बढ़ाना, जरूरी भी नहीं है, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वो बात कर रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, कि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, पाई और 3 तो कांस्टेंट है, तो रेडियस 2 बार है, हाइट 1 बार है, तो रेडियस बढ़ा है 100%, यानी कि 2 गुना हो गया। कोई भी वैल्यू 100% बढ़े तो 100 से 200 हो जाती है, यानी कि 2 गुना हो गई, ये भी 2 गुना हो गई चीज़। हाइट 50% कम हो गई, यानी कि हाफ हो गई। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो पुराने वाले का वॉल्यूम निकालो और 2 गुना कर दो, क्योंकि नए वाले का वॉल्यूम 2 गुना हो गया। तो हमें हमेशा ये चेंज निकालना जरूरी भी नहीं है कि रेडियस कितना हो गया, हाइट कितनी हो गई, ईजिली निकल रहा है तो निकाल लें। ठीक है, तो भाई अब नए वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कौन का, 1/3 पाई r² इंटू में हाइट इज इक्वल टू 14, दैट्स इट। 7 या 21 दूनी 42, वो पूछ रहा है लीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1000 से डिवाइड कर दूँ बस। यूनिट डिजिट से तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो ऐसे ही कर लेते हैं। 14 से इसको काट दूँ, या फिर यहाँ से एक 2 उठाया, यहाँ से एक 2 उठाया, तो 4 उठा के मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब मैं इसको 14 से गुणा कर रहा हूँ, फिर 11 से कर दूंगा, 14 8 8 चौके 32, 112, 11, 14 छिक्के 84 और 11 95, 9, 14 एकम 14 और 9 ये इतना। ओके जी, अब मैं इसको 11 गुना कर दूँ, 2 5 और 2 7, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2, अब मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूँ, 25.8 7 2, यानी कि 25.9। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। The radius of a wire is decreased to 1/3 if volume remains same, length will increase by। वॉल्यूम सेम है तो वायर कैसी होती है, एक सिलिंड्रिकल होती है वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम होएगा पाई r²h, तो पाई तो कांस्टेंट है, हम सिर्फ परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट काम में आएगा परसेंटेज का। अभी मैंने रिवाइज नहीं करवाया, अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको ये पता है कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी, आप बोल रहे हो कि A जो है वो 2 गुना हो गई,
सॉरी जो बी जो है वो 2 गुना हो गई और ए हमने सेम ही रखना है पहले जितना ही, तो सी को मैं सी के अंदर मैं क्या चेंज करूं? तो आप बोलोगे यार ये 2 गुना होगी तो इसको हाफ कर देते हैं ना, ताकि 2 से 2 कट गया, ओवरऑल प्रोडक्ट सेम रह जाए। अगर ये 3/2 गुना हो गई तो इसको 2/3 गुना कर देते हैं यार, ताकि ओवरऑल ए सेम रह जाए, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। ये वैल्यू हाफ होगी तो दूसरी को डबल कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे होगा। उसने रेडियस के अंदर चेंज बताया है, तो रेडियस 2 बार इन्वॉल्व है, तो ये पूरा डिब्बा कितने गुना हो जाएगा? रेडियस हो गया जी इज डिक्रीज्ड टू 1/3, घटकर 1/3 हो गया, 1/3 गुना हो गया, तो 1/3 गुना में 1/3 यानी कि 1/9 गुना हो गया ये डिब्बा। तो फिर ये डिब्बा कितने गुना होना चाहिए? इस डिब्बे के अंदर जो भी सारी वैल्यू हो वो 1/9 गुना हो गई, तो ये डिब्बा 9 गुना हो जाना चाहिए ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ये जितने भी गुना होगा उसके उल्टे गुना ये हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी। ये भी कंसेप्ट हमने परसेंटेज में किया है, ठीक है। ये बताओ, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर open at both ends is decreased by 25% and height of the cylinder is increased by 25%, the curved surface area of the cylinder। ठीक है, देखो ये एक ओपन सिलेंडर है, बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर चेंज बताओ। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 10 फॉर्म्ड, उसके अंदर क्या चेंज आया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है भाई साहब 2πr/h, 2 और पाई तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, r × h, इन दोनों के अंदर जो चेंज आया उसका जो भी असर होगा वो सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया में झलकेगा। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया मेरे भाई -25%, है ना, ठीक है। रेडियस हो गया -25% और हाइट हो गई +25%। तो ये फिर से एक कंसेप्ट है। करने को हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर लो, सारे तरीकों से इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या कि अगर 2 कंजिक्यूटिव चेंजेस आए हैं जो कि सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेट चेंज हमेशा होता है a²/100% का नेगेटिव में। यानी कि अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है जिसमें से एक चीज़ 30% बढ़ी है, एक चीज़ 30% घटी है, तो ओवरऑल 30 × में 30 बटे में 100 यानी कि 9% डिक्रीमेंट होएगा, 9% डिक्रीज होएगी नेट वैल्यू। तो बिकॉज ये हम देखकर ही बता देते हैं, अगर सेम चेंज हो एक प्लस का एक माइनस का, तो 25 × 25 बटे में 100, आपको पता है 625 बटे 100 यानी कि 6.25, और वो हमेशा नेगेटिव में आता है वो चेंज, तो डिक्रीज ऑफ 6.25% परसेंटेज में हमने किया है। फॉर्मूला वगैरह उन सब से कर सकते हैं, बट ये हमें याद होना चाहिए, रिक्वायरमेंट अपने एग्जाम की। आगे बढ़े, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इन दिस रेशियो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस रेशियो में है। इफ द लेंथ इज डबल्ड, ब्रेड्थ इज मेड 2/3, हाइट इज हाफ। देख कितने इजी चेंजेस हैं, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, 2/3 कर दिया, तो उस केस में तो हम ओल्ड और न्यू निकाल सकते हैं ना। तो मैंने ये मान लिया कि जो ओल्ड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट थे उनका सिर्फ रेशियो गिवन है, वो यही है 3, 3 और 4 ही है। उसने सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा है तो रेशियो से काम चल जाएगा। और जो न्यू है उसने क्या बोला है, इफ लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल कर दिया गया यानी कि 6 हो गई। ब्रेड्थ इज मेड 2/3, इसको 2/3 कर दिया गया तो ये 2 हो जाएगी, 3 का 2/3, और हाइट को हाफ कर दिया तो ये 2 हो जाएगी। तो जब ऐसे इजी चेंजेस हो ना, तो उस कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि 2 चीजों का गुणा करके फिर ओल्ड और न्यू निकालो और जो भी पूछा बता दो। देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम विल बी रिड्यूस्ड बाई व्हाट परसेंटेज। तो 4 वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट, तो चारों दीवारों के ऊपर पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, इस पर डिपेंड करता है, चारों दीवारों के एरिया पर। यानी कि वो चारों दीवारों के एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आया है ये पूछ रहा है। तो मैं देख लूंगा कि न्यू एरिया कितना बन रहा है और ओल्ड एरिया कितना बन रहा था। तो नया एरिया कितना बन रहा है,
चारों दीवारों का एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी। वैसे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एल प्लस बी, यानी कि नया वाला 6 और 2 8 इंटू में हाइट गुणा में 2, पुराने वाला, या फिर चलो यार ऐसे ही कर लो, इतना एक्स्ट्रा क्यों लिखना। 3 और 3 6, हाइट क्या थी 4। ठीक है, तो भाई 8 दूनी 16 बटे 6 चौके 24, तो 8 दूनी 16, 8 3 24। ओल्ड एरिया था 3 और नया एरिया है जी 2, तो 1 घट गया 3 पर, तो 33.33। इतने परसेंट एरिया घट गया तो खर्चा भी इतना ही कम होगा पेंट कराने में। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन है, HW दे रहा हूँ, इसी तरीके से कर लेना। एक बार ट्राई कर लो, फिर इसका उत्तर सुन लेना, इसका उत्तर मार्क कर रहा हूँ। तो भाई अगला जो कंसेप्ट है, कितने क्वेश्चन है इसके, आपको भी ये उत्सुकता होगी कि भाई कब ये ख़त्म हो जाएगा। तो 39 में 28, इसके क्वेश्चन है 11 हैं। ठीक है, एक वीडियो में 11 क्वेश्चन करवाऊंगा, मिसलेनियस एंड दैट्स ऑल। मेंसुरेशन 3D का खेल खत्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।